गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बारे में हम जानकारी लेने से लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल और भी करेंगे, जैसे हमारा तंत्र हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? निकाय या सिस्टम कहते हैं। साथ ही साथ इसमें परिवेश और फलन, ये सारी चीजों को इसमें क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे, फिर ऊष्मागतिकी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नियमों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? निकाय या सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो नाम से ही आता है सिस्टम या निकाय, कि जब बहुत सारी चीजें आपस में क्या हो? जुड़ी हुई हो, जो किसी एक चीज की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण हो, किसी एक बात की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण हो, और किसी एक चीज की व्याख्या करने के साथ साथ उसके समस्त गुणों को, किसी एक गुण को नहीं, उसके समस्त गुणों को व्यक्त कर सके। वह पदार्थ, वह कण ही क्या कहलाता है? मिलकर क्या बन जाते हैं? तंत्र बन जाते हैं या सिस्टम बन जाते हैं। तो तंत्र के अंतर्गत हमें किन किन बातों का और भी अध्ययन करना पड़ेगा? ये तो बात हुई तंत्र की, जिसे हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं, कि बहुत सारी चीजें देखो आपस में कनेक्ट होती हैं और किसी एक चीज के गुणों की क्या कर देती हैं? व्याख्या कर देती हैं, तो वो बन जाता है सिस्टम या तंत्र बन जाता है। तो सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जो और भी हो सकती हैं? उसमें एक आ जाता है क्या? उसका परिवेश। क्या जाएगा? उसका परिवेश। और दूसरा आ जाएगा उसका पद फलन, या बोल जाए फलन, फंक्शन। ठीक है। परिवेश क्या है? देखो, जब कोई चीज, कोई तंत्र है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो उसके चारों ओर कोई आवरण तो होगा, और उसका आवरण उसको कैसा प्रभाव डालने वाला है, अच्छा बुरा, जैसा भी होगा। जैसे हमारा अभी ठंड का समय चल रहा है, तो ठंड के समय में हमारा बाहरी वातावरण जो है हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है? ठंड वाला वातावरण डाल रहा है। मतलब हमें ठंड का महसूस हो रही है, बॉडी में क्या हो रही है? ठंड महसूस हो रही है, और हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरा आवरण डाल रहे हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्वेटर बोल रहे हैं। तो ये इसी प्रकार तंत्र को व्यक्त करते हैं, या किसी भी वस्तु की या किसी भी बारे में ये समस्त जब जानकारी देगा, तो उसके वातावरण, उसके परिवेश का उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो परिवेश के बारे में भी हमें इसके बारे में क्या लेनी पड़ेगी? जानकारी। और साथ ही साथ हमें उसके फलन, कि वो रास्ता, पथ फलन, मतलब उसका रास्ता क्या है, किस रास्ते से वो जा रहा है, किस रास्ते में वो चल रहा है, इसके बारे में भी हमें क्या लेनी पड़ेगी? जानकारी लेनी पड़ेगी। तो पहला टॉपिक हमारा इसके अंतर्गत आया क्या? परिवेश क्या है। तंत्र तो हमने पढ़ लिया, तंत्र के बारे में हमने क्या जानकारी ली? कि जब कुछ वस्तुएं या कुछ पदार्थ या कुछ यौगिक आपस में मिलकर किसी एक चीज के, किसी एक गुण की व्याख्या करें, तो क्या बन जाते हैं? तंत्र कहलाते हैं, और उनके नाम के अंतर्गत इनका नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे जब हम ऊष्मागतिकी तंत्र पढ़ेंगे, तो ऐसा तंत्र जो ऊष्मागतिकी के समस्त गुणों का क्या करेगा? व्याख्या करेगा, तो वो बन जाएगा ऊष्मागतिकी तंत्र। मतलब ये किसी गुणों की व्याख्या करने के लिए उपयोग में आने वाले क्या होते हैं? कण या पदार्थ होते हैं। तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? परिवेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। परिवेश क्या है? तो परिवेश वह वातावरण है जिसका प्रभाव तंत्र में मुख्य रूप से पड़ता है। ये एक प्रकार का क्या है? वातावरण है, जो तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। और ये कैसा वातावरण है? मतलब ये क्या है? वातावरण है। अब कैसा वातावरण है, ये तो डिपेंड कर रहा है तंत्र पे, कि वो तंत्र किस प्रकार का है। ऊष्मागतिकी तंत्र है या कोई और सा तंत्र है, तंत्र के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें क्या होंगी? इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। अब हमारी बात आई फलन में। ये तंत्र तो हमारा क्लियर हो गया कि सर तंत्र क्या है और तंत्र को कौन सी चीज प्रभावित करती है। तो हम बोलेंगे परिवेश। कौन? परिवेश। होता क्या है? बोले बाह्य वातावरण। क्या होता है? बाह्य वातावरण होता है जो तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हमने आए इसमें क्या? फलन के बारे में। तो किसी भी तंत्र का
किसी भी कण का एक मार्ग होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर में लेते हैं कार्यफलन, कार्य का फलन, है ना। वैसे इसमें भी एक शब्द यूज होगा फलन। तो ये फलन जो है ये तंत्र के व्यक्तित्व को या उसके अस्तित्व को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। किसके अस्तित्व को बेटा, तंत्र के अस्तित्व को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अब तंत्र है किस प्रकार का, उसका अस्तित्व तो उसके प्रकार पर डिपेंड करेगा कि वो तंत्र कैसा है, विलगित है, खुला है, बंद है, कहां घूम रहा है। तो ये किन बातों पर डिपेंड करेगा, फलन पर। किन बातों पर, फलन पर, क्योंकि वही है जो तंत्र के किसको व्यक्त करता है, अस्तित्व को व्यक्त करता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम टॉपिक में आ रहे हैं क्या, ऊष्मागतिकी तंत्र। तंत्र का एक टॉपिक ले लेते हैं, ऊष्मागतिकी तंत्र, फिर उसके बारे में अपन वर्गीकरण करेंगे। या ऊष्मागतिकी तंत्र के पहले हम इसके में एक चीज और जोड़ देते हैं कि सर तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की उसके फलन की, कि फलन जो होता है तंत्र के अस्तित्व को व्यक्त करता है, तो उसके प्रकार देख लेते हैं। यहां से पता चल जाएगा कि उसका अस्तित्व किस वाले का कैसा होने वाला है। तो पहला तंत्र कौन सा आने वाला है, खुला तंत्र। कौन सा तंत्र होगा, खुला तंत्र। नाम से क्या समझ में आ रहा है, एकदम खुला, एकदम खुला, मतलब बाह्य वातावरण में घूम फिर के आ रहा है। अब कैसा घूम रहा है तो वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, कि कैसा वाला खुला है ये। इसके बाद आ जाएगा ये क्या, बंद। अभी इनके बारे में थोड़ा सा गहनता से पढ़ते हैं, पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। कौन सा तंत्र, बंद तंत्र। एक हो जाएगा विलगित तंत्र। कौन सा आ जाएगा, विलगित, विलगित तंत्र, जिसको अपन स्वतंत्र तंत्र भी कह सकते हैं। और एक हो जाएगा हमारा स्थूल तंत्र। तो ये तंत्र की कुल मिला के कितनी वैरायटी हो गई, 4 वैरायटी हो गई। कितनी वैरायटी, 4 वैरायटियां तंत्र की हो गई। अब इसमें सबसे पहले बात आ रही है किसकी, खुले तंत्र की। किसकी बात आ रही है, खुला तंत्र की, कि खुला तंत्र क्या होता है। तो ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ, किसके साथ, परिवेश के साथ, मतलब अभी मैंने बात किया था वातावरण, है ना। तो परिवेश के साथ क्या करता है, ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। अब खुले में जाओगे तो क्या करोगे, कुछ तो आदान प्रदान करोगे। यस सर, यस सर, कुछ तो आदान प्रदान करोगे, ये तो कंफर्म है। यस सर। तो ये तंत्र भी खुले में जा रहा है, और जब खुले में जा रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, है ना। लेकिन किसके साथ, परिवेश, परिवेश मतलब बाह्य वातावरण। अब वातावरण मतलब खुला वातावरण, और खुला जब वातावरण मिलता है तो ऊर्जा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो याद रखना है ये किसके साथ मिलकर, परिवेश के साथ। किसके साथ, परिवेश के साथ। ऊर्जा का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, कुछ खुद लेता है, कुछ वातावरण को देता है, दोनों चीजें होती हैं इसके अंतर्गत। यस सर। ठीक है, तो ये खुला तंत्र हो गया। अब खुले तंत्र का एक आदि यदि हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या मिलेगा, जो बिल्कुल एकदम खुला हो। कहने का मतलब, बोतल का एग्जांपल लेते हैं। यदि इसमें क्या भर दिया जाए, जल भर दिया जाए। जल कैसा भरा जाए, गरम। कैसा जल, गरम जल। और उसके इस ढक्कन को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए। पानी कैसा भरा था, गरम, और ढक्कन क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो ये अंदर का पानी एकदम कहाँ आया, खुले में आ गया। यस सर। कहाँ आया, खुले में निकल के आया। और जैसे ये खुले में निकल के आया तो कुछ चीज का क्या हुआ, यहाँ आदान प्रदान। बोलो क्या आदान प्रदान हुआ। अब पानी था गरम, तो वहां से निकल के आई गरम गैसें। कौन सी गैसें, गरम गैसें। अब खुले में गरम ही गैसें निकलती हैं। दूसरी चीज, अब खुले में गरम गैसों का मतलब वो वाला गरम ना समझ लेना, ये गरम, ये पानी क्या है, गरम रखा है, तो गैसें तो गरम निकलेंगी। दूसरी चीज, एक चीज तो ये समझ में आई कि गरम गैसें बाहर आने वाली है। दूसरी चीज हो रही, पानी कुछ समय बाद होगा ठंडा, मतलब वातावरण इसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो यहाँ से 2 बातें समझ में आई कि गर्म वाष्प बाहर निकल रही है और ठंडी चीजें अंदर जा रही है, जिससे ये क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद बोतल में भरा पानी ठंडा हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या लेंगे इसमें,
क्या एग्जांपल ले सकते हैं? बीकर में भरा गर्म जल। कौन सा जल? गर्म जल। बीकर में भरा गर्म जल, इसका अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा बात आ रहा है बंद तंत्र। कौन सा तंत्र? बंद तंत्र। बंद तंत्र। अब थोड़ा सा याद रखना है यहाँ कि बंद तंत्र में यहां मैंने ऊर्जा का और किसका बोला? द्रव का। दोनों का आदान प्रदान होगा। पहले इसके बारे में सुन लें। ऊर्जा और द्रव दोनों का आदान प्रदान हुआ। किसके साथ? वहां परिवेश के साथ हुआ। यहां पर केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, द्रव का आदान प्रदान नहीं होगा। तो आप ऐसे दिमाग में रखें कि ऐसा तंत्र जिसमें किसका केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा क्या होता है? आदान और प्रदान। आदान प्रदान होता है, द्रव का नहीं होता। ठीक है ना? ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो रहा है किंतु द्रव का आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा? बंद तंत्र। क्या कहलाएगा? बंद तंत्र कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? सोचो, थोड़ा सा कल्पना करो। गर्म डिब्बे में रखा कि डिब्बे में रखा? डिब्बे में रखा गर्म दूध। अब डब्बा कौन टाइप का है भाई? ये भी तो ध्यान रखना है। डिब्बा कौन टाइप का है? हमारा प्लास्टिक का है। गर्म दूध रखोगे पिघलने लगे तो स्टील के डिब्बे में। हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? स्टील के डिब्बे में रखा गर्म दूध। अब गर्म दूध, बात आती है सर इसमें द्रव क्या? डिब्बे के बाहर द्रव निकल के भागेगा? नहीं भागेगा। मान लो कोई सपोज यहाँ समझ लेते हैं डिब्बे में क्या रखा है? दूध रखा। थोड़ा ये बोतल को बोतल ना समझे, डिब्बा समझे। और इसमें गर्म दूध को क्या करके रख दिया जाए? भर के रख दिया जाए। अब जब इसको भर के क्या कर दोगे? इसमें रख दोगे और बंद करके रखोगे। इसको बंद कर दिए तो इसमें द्रव का तो क्या नहीं हुआ? आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। क्योंकि कुछ समय के बाद जब इसको बाहर वातावरण में परिवेश में खुला मतलब खुला नहीं, परिवेश में ला के रखोगे तो कुछ समय के बाद ये डब्बा भी क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। डब्बा के ठंडा होने के साथ साथ इसके अंदर का दूध भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि केवल इसमें ऊर्जा का, स्टार्टिंग में क्या था? ये गर्म था। डिब्बा क्या था? गर्म था। क्योंकि भाई दूध गर्म डाले, डिब्बा तो पहले ठंडा था, लेकिन गर्म दूध डालने के कारण डिब्बा क्या हो गया? गर्म हो गया। मतलब एक ऊर्जा मिल गई वहां पर। और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? ठंडा भी हो जाएगा। जब वातावरण में बहुत समय तक रखा रहेगा तो क्या होगा? ठंडा भी होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल हम क्या रख सकते हैं? डिब्बे में भरा गर्म दूध। ठीक है, डिब्बे में भरा गर्म दूध। चलो, ये हमारे दिमाग में आई बात। तीसरी चीज क्या निकल के आई? इससे तीसरी चीज हमारे ये निकल के आने वाली है, विलगित तंत्र क्या है? विलगित का मतलब मैंने आपको बोला था कि जो स्वतः हो। स्वतः का मतलब ऐसा कि स्वतंत्र हो, विलगित हो, किसी से इसको कोई लेना देना नहीं हो। वो कहता ना तो मैं ऊर्जा का आदान प्रदान करूंगा, ना ही मैं द्रव का आदान प्रदान करूंगा। यहां पर देखिए तो ऊर्जा का भी हो रहा था और द्रव का भी आदान प्रदान हो रहा था। इसमें ऊर्जा भैया जी महाराज ने क्या बोला कि हम केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे, द्रव का आदान प्रदान नहीं करेंगे। ये कहते हैं हमने तो कसम खा ली है गंगा माँ की, ना हम ऊर्जा का करेंगे और ना ही द्रव का करेंगे, किसी का नहीं करने वाले। अब यहां पर हम बात करें, जब ये ऊर्जा का भी नहीं कर रहा, द्रव का भी नहीं कर रहा, तो ऐसा तंत्र जो ना तो ऊर्जा का और ना ही द्रव का आदान प्रदान करे, वो तंत्र क्या कहलाएगा? विलगित तंत्र कहलाएगा। मतलब यहाँ ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा और ना ही द्रव का आदान प्रदान हो रहा। तो सर एग्जाम्पल क्या आएगा? बहुत आसान वाला, थर्मस में भरी हुई चाय। थर्मस में चाय भर लो गरम। अब देखो थर्मस तो नॉर्मल रहता है और थर्मस की लेयर कितनी होती है? दो। थोड़ा ध्यान देना, इस तरीके से उसकी लेयर होती है, ये कवर रहता है बाहर से, इस तरीके से क्या रहता है? ये प्लास्टिक से या अन्य पदार्थों से क्या रहता है? ये कवर है। ठीक है, थर्माकोल वगैरह इसमें भर के कवर कर दिया जाएगा। अब देखो इसके साथ तो ये तो बाहर वातावरण के संपर्क में आएगा ही नहीं। थर्मस आएगी मान लो,
ये यहीं पर अपन इसका स्तर समाप्त कर देगा। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें कोई चीज भरेंगे तो क्या ये बाह्य वातावरण के संपर्क में आएगा? नहीं आने वाला। और जब बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं आने वाला तो ना तो इसके, अब देखो अभी बात आई थी जैसे अपन ने डिब्बे में क्या भरा था, दूध भरा था, तो डिब्बा तो नॉर्मल ऐसे था, हमने उसमें दूध डाला और डिब्बा बंद कर दिया तो डिब्बा गर्म हुआ। यस सर। गर्म होने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो गया, ये डिब्बा ठंडा भी हो गया, और जब डिब्बा ठंडा हुआ तो दूध भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा देखो, थर्मस सभी लोग अपने अपने घरों में देखा होगा कि थर्मस में क्या होता है, जब अपन कोई भी पदार्थ चाहे दूध हो, चाय हो, गर्म पानी हो, कोई भी चीज भरोगे तो वो तो वहां वातावरण के अर्थात परिवेश के संपर्क में आता ही नहीं है, और जब आता ही नहीं है तो ना तो उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होगा और ना ही उसका द्रव का आदान प्रदान होगा, नहीं होगा ना। Yes, तो sir. जब नहीं होने वाला तो अपन इसमें एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं कि थर्मस में भरा हुआ कोई भी द्रव पदार्थ ले सकते हैं ना। थर्मस में या भरी चाय ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। यस सर। ठीक है, हमेशा गर्म ही रहती, कुछ अब ऐसा भी नहीं कि मतलब आज गर्म करके भर दिए तो 4 साल बाद देखें तो गर्म निकली, ऐसा भी नहीं। अब इतना आदान प्रदान भी नहीं है ना। यस सर। अब बात करते हैं अपन स्थूल तंत्र के बारे में। नाम से है स्थूल तंत्र। स्थूल मतलब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण जैसे गैस के कण। यस सर। जब एक समूहित रूप में रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, एक समूह बना कर रहे हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, मान लो कोई पात्र है, पात्र का मतलब कोई बर्तन है और उसमें क्या भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए, तो पानी में भी तो वो कण कैसे रहेंगे, समूह में रह रहे हैं ना। अब बात आती है सर H2O में कण कहाँ है, तो सर वो भी H2 प्लस O से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होने से, जलने से ही तो बनी है गैस। यस सर। तो वो भी तो आपस में कुछ कण होंगे, क्योंकि लेयरिंग तो पानी में भी होती है। यस सर। पानी में भी क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती हैं। अब वो हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं, तो उसमें क्या पानी की गलती की हमारी गलती, हमारी गलती, ठीक है ना। यस। तो उसमें भी क्या पाई जाती है, लेयरें पाई जाती है। तो बात ये हो रही है कि जब बहुत सारी गैसों को एक सामूहिक रूप में किसी चीज में भर दिया जाए या द्रव को किसी पात्र में भर दिया जाए तो समस्त कण इकट्ठे मिलकर क्या बना लेते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, और उस तंत्र को ही अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ऐसा तंत्र जिसमें अति सूक्ष्म कण आपस में मिश्रित रहते हो वो तंत्र क्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल में गैस हो गई, क्या हो गई, गैस, और पात्र में भरा हुआ क्या हो गया, द्रव। पात्र में भरा द्रव, अब वो जल हो, अल्कोहल हो, कुछ भी ले सकते हैं अपन, द्रव। तो अभी हमने किस किस बातों पर ध्यान दिया, तंत्र किसे कहते हैं, परिवेश क्या होता है, फलन क्या होता है, फलन क्या होता है ना, और तंत्र के क्या पढ़े, प्रकार। अब हम बात करेंगे जो चैप्टर का हमारा नाम है ऊष्मागत की, ऊष्मागत की तंत्र क्या है और उसके क्या पढ़ने वाले हैं, उसके प्रकार, तंत्र प्रक्रम है ना, एक प्रक्रम पढ़ने वाले हैं और प्रक्रम से उसके क्या पढ़ लेंगे, प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको कवर कर लो। चलो अब हम और तंत्र के एक चीज और देख लेते हैं, तंत्र के क्या पढ़ लेते हैं, गुण देख लेते हैं। हर चीज में गुण होते हैं भाई, तंत्र के भी कुछ गुण होंगे। Yes, जब इंसानों के गुण होते हैं, पदार्थों के गुण होते हैं, तो तंत्र के भी क्या होंगे, तो इसके भी 2 गुण हैं, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। तो एक गुण कैसा आता है आपका, विस्तीर्ण गुण। कौन सा गुण आता है, विस्तीर्ण गुण। और एक होता है गहन गुण। एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। ठीक है, विस्तीर्ण गुण और गहन गुण, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इसको बोलते हैं क्या है, एक्सटेंसिव, और एक को बोलते हैं इंटेंसिव। एक विस्तीर्ण गुण हो गया और एक क्या हो गया, गहन गुण। दिमाग में आई बात कि सर विस्तीर्ण गुण होता क्या है, विस्तीर्ण गुण होता क्या है।
जो तंत्र या निकाय के या तंत्र या निकाय में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थों की मात्रा, मतलब तंत्र और निकाय में उपस्थित पदार्थों की मात्रा। मान लो ये तंत्र होगा तो ये तंत्र तो किसी, मैंने बोला था अभी भी कि बहुत सारी चीजें आपस में क्या होकर मिलकर क्या बनाती है? तंत्र बनाती है। तो जो ये विस्तीर्ण गुण होते हैं उस तंत्र में, उस निकाय में उपस्थित संपूर्ण पदार्थ की मात्रा पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। पदार्थ की मात्रा पर, मतलब क्वांटिटी पर, क्वालिटी पर नहीं, उनके गुणों पर निर्भर नहीं करते। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें, उनके गुणों पर निर्भर ना करें, वो कहलाते हैं क्या? विस्तीर्ण गुण। तो क्या बोलोगे इसमें? तंत्र के वे गुण जो किसमें बेटा? तंत्र या निकाय में, तंत्र या निकाय में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनके गुणों पर निर्भर नहीं करते। अब गुणों का मतलब यहां भी गुण लिख रहे हैं, यहां भी गुण लिख रहे हैं, दो गुण है, थोड़ा ध्यान दो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वह गुण जो तंत्र या निकाय में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करें, उनकी क्वांटिटी पर निर्भर करें कि तंत्र कितना बड़ा है, कितने सारे पदार्थों से मिलकर बना है, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तंत्र अच्छा है, बुरा है, उसके क्या गुण हैं, इस पर निर्भर नहीं कर रहा, तो वह क्या कहला जाता है? विस्तीर्ण गुण कहला जाता है। क्या कहलाता है? विस्तीर्ण गुण कहला जाता है। ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे हैं गहन गुण। क्या बात कर रहे हैं? अब बात गहन गुण की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी? सिस्टम तंत्र की। तो अब क्या बोलेंगे इसमें? सॉरी, इसमें एक चीज और बोल रहे हैं, इसके एग्जांपल तो ले लें हम। एग्जांपल क्या होंगे इसके? जैसे हमारी क्या हो गई? एंथैल्पी। क्या हो गई? एंथैल्पी। एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी हो गई। एंथैल्पी क्या है? ये तो अपन ने पहली वाली क्लासों में पढ़ लिया है। एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, ये किसको व्यक्त कर रही है? उसके विस्तीर्ण गुण को दर्शा रही है। किस गुण को दर्शा रही है? विस्तीर्ण गुण। जबकि बात करें एंट्रोपी, अभी तो इसकी परिभाषा भी नहीं दी ना। तो गहन गुण क्या है? जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करे, बल्कि उनके किस पर निर्भर करे? गुणों पर निर्भर करे। पदार्थ की मात्रा पर नहीं, बल्कि पदार्थ के गुणों पर निर्भर करे, वो क्या कहलाता है? गहन गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? गहन गुण कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या जाएगा? एंट्रोपी। क्या हो सकता है इसमें? एंट्रोपी और घनत्व, पृष्ठ तनाव भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? गहन गुण के अंतर्गत आ जाएंगी। तो तंत्र के कितने पॉइंट पढ़ लिए हमने? कितने गुण पढ़ लिए हमने? दो गुण। एक हो गया विस्तीर्ण गुण, एक हो गया गहन गुण। विस्तीर्ण गुण में अपन ने क्या क्या रखा? जो तंत्र के किसको मात्रा पर, क्वांटिटी पर निर्भर करे, क्वालिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखें कि मान लो कोई पदार्थ हम खुद ही लेने जाएं कि भाई आप कितने के रेट में दे रहे हैं? बोला 40 रुपए के रेट में दे रहे हैं। 35 में मिलेगा क्या? मैं बोला हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा खराब है लेकिन मिलेगा। हाँ 35 ही वाला लेके आ गए। तो हमने किस चीज को ध्यान दिया इसमें? हमने क्वांटिटी को ध्यान दिया। अरे कम पैसा में मिल रहा है, अच्छा उससे ज्यादा मिल रहा है, ले चलो। हमने क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, उसके गुणों को नहीं देखा, बस उसके वजन को, उसकी मात्रा को देख लिया। जबकि यहां बात क्या कर रहे हैं? हम उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, हम उसकी मात्रा को नहीं देख रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को नहीं देख रहे हैं। ये कहते हैं भैया क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, हमें तो ब्रांडेड चाहिए है। लो भैया, तो कौन सा गुण लेके जाओ? ध्यान से स्पष्ट होता गहनता, किसी चीज में घुस के कि भैया ये वाले में कौन सी वैरायटी है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये वाला दिखाओ, ये अच्छा नहीं है, ये वाला दिखाओ। मतलब वो क्या क्वालिटी को बताए, और क्वालिटी को बताता है कौन? गहन गुण। तो क्लियर है? ये होगा अपने तंत्र के क्या प्रमुख गुण या उसके प्रकार।
गुण ही है एक प्रकार से, प्रकार नहीं है, प्रकार तो हमने पहले पढ़ी है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऊष्मागतिकी तंत्र की। तो ऐसा तंत्र जो ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए आवश्यक होता है, चुना जाता है, वह तंत्र ही क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाता है। देखते हैं क्या आ गया हमारा टॉपिक अब, ऊष्मागतिकी तंत्र। किसके लिए चुना जाए, ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए। ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाने वाला तंत्र जो है ना, चुने जाने वाला तंत्र क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी तंत्र। अर्थात ऐसा तंत्र जो ऊष्मागतिकी की व्याख्या करने के लिए, उसकी समस्त जानकारी को बताने के लिए आवश्यक होते हैं, वो तंत्र ही क्या कहलाते हैं, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल परिभाषा है। अब हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। चलो उसको देखते हैं। ऊष्मागतिकी प्रक्रम। प्रक्रम से क्या तात्पर्य है, पहले तो ये समझ लो प्रक्रम क्या होता है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या कहलाता है, तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम में बोलेंगे ऊष्मागतिकी अवस्था को निर्धारित करने वाला प्रक्रम, उसकी अवस्था को, ऊष्मागतिकी की अवस्था को निर्धारित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाता। मतलब प्रक्रम है क्या, यहां से मैंने अभी एक क्वेश्चन रखा था कि प्रक्रम क्या है, तो प्रक्रम वह गुण है जो उसकी अवस्था को क्या करे, किसी पदार्थ की अवस्था को बता दे। किसको बता दे, अवस्था को बता दे कि भाई तेरी अवस्था क्या है। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होगा, एक ऐसा प्रक्रम जो ऊष्मागतिकी की अवस्था को क्या कर देता है, व्यक्त कर देता है, परिभाषित कर देता है, वो क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाता है। क्लियर है। अब बात आती है ऊष्मागतिकी प्रक्रम होते कितने प्रकार के हैं। अब अवस्था के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि देखो ऊष्मागतिकी की अवस्थाएं भी क्या होती हैं, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल हमारी अवस्थाएं क्या होती हैं, समय समय में क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अब हमारी में यदि हम अपनी बात करें तो हमारी अवस्था तो कम बदलेगी, यदि उसकी जगह किसी लड़की की अवस्था देख ली जाए तो उसकी ज्यादा बदल जाएगी, क्योंकि उसकी अवस्था बहुत बार परिवर्तित होती है। थोड़ा सा मार्केट जाना है, ये वाली शॉपिंग, ये वाली ये वाली जमाने में पाउडर तेल क्रीम सारी चीजें वो लगा डालेगी, है ना। थोड़ा सा शादी विवाह के समारोह में जाना है तो फिर कंडीशन और अलग होने वाली है। फिर तो मान लो उनको 2 घंटे का समय लगने वाला है। मतलब उनकी अवस्था क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। वो अवस्था बहुत ज्यादा बदल जाती है। पुरुषों की अवस्था थोड़ी सी बदलती है, कुछ नहीं, पैंट शर्ट नए बदल जाएगी, बस इतना। और थोड़ा सा पाउडर ले लिए तो थोड़ा सा लगा लिए, कभी कभी वो भी स्मार्ट बन के निकल जाते हैं, है ना। तो यही कहानी यहाँ पर भी है प्रक्रम की। तो प्रक्रम होता क्या है, वो अवस्था को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, अवस्था को, पदार्थ की अवस्था को व्यक्त करना ही क्या कहलाता, प्रक्रम। और बात कर रहे हैं हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम, तो मतलब ऊष्मागतिकी की अवस्था को व्यक्त करने वाला गुण ही क्या कहलाएगा, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाएगा। तो क्या डाल सकते हैं इसमें, ऊष्मागतिकी अवस्था को निर्धारित करने वाले गुण बोल रहे हैं, प्रक्रम बोल रहे हैं, को क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर ऊष्मागतिकी प्रक्रम होते कितने प्रकार के।
तो ये कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। इन 7 प्रकारों के अध्ययन करते हैं। पहले इनके नाम देखते हैं, फिर उनका एक एक करके क्या कर लेंगे? अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इनके अब देखते हैं प्रकार। ऊष्मागतिकी प्रक्रम के प्रकार कितने प्रकार बोले हमने? 7 प्रकार हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं, देखो कंडीशन से अपन एक एक करके लेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है, कौन? बोले रुद्धोष्म। कौन है? रुद्धोष्म। एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, देखना अभी समझ में आएगा आपको। उसके हमने थोड़ा ताप दे दिया उसको, झंझना के एक लपाड़ा मारा उसका मतलब ताप क्या हो गया? बढ़ गया। ताप क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या प्रक्रम निकला? ताप से क्या निकला? समतापी। क्या निकला? समतापी। ठीक है, ताप बढ़ा तो उसको प्रेशर बनने लगा, मतलब समदाबी। बढ़ा किसको था? रुद्धोष्म को। क्या बढ़ा था उसका? ताप। क्या परिवर्तन हो गया उसमें? ताप। मतलब समदाबी। कौन सा आ गया? समदाबी। अब बात समझो, जब उसको देखो अपन ने अच्छा लहलहा के एक दिया हमने, तो उसका क्या हो गया? रुद्धोष्म में लहलहा के एक दिया उसको, उसका क्या बढ़ गया? ताप बढ़ गया, हाइपर हो गया। अरे मेरे को ऐसे कैसे मारे? वो प्रेशर में आ गया, बहुत तनाव में आ गया। तनाव में आया तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ? उसका आयतन फैल पसरने लगा। अब आयतन तो बड़े होगा या तो छोटा हो जाएगा। मारोगे तो या तो वो तिरका तीर बन के बैठ जाएगा, या तो फिर हाइपर होगा तो गुस्से में कुछ ऐसा चलेगा। मतलब उसके आयतन में भी परिवर्तन हुआ। तो कौन सा परिवर्तन आया? समायतनी। मतलब आयतन में परिवर्तन होगा तो कौन सा आ जाएगा? समायतनी। मारा रुद्धोष्म को था, ताप बढ़ा उसका, थोड़े प्रेशर में आया तो दाब भी बढ़ गया, आयतन में ऑटोमेटिक क्या हो गया? उसके परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? आयतन में परिवर्तन हो गया। चलो इसके बाद अब जब भैया उसको पढ़ेगा तो चक्कर आएंगे। यस सर। तो कौन सा आ गया प्रक्रम? चक्रीय प्रक्रम। भैया उसका पूरा आयतन फिटरेशन हिल गया उसका, मतलब चक्कर भी आने लगे। तो कौन सा प्रक्रम आ गया? चक्रीय प्रक्रम आ गया। कौन सा प्रक्रम? चक्रीय प्रक्रम। और बात करें छठवां प्रक्रम कौन सा? उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय। कौन सा प्रक्रम? उत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो अब क्या हुआ, थोड़ा सा सुनते हैं इसके बारे में। उत्क्रमणीय प्रक्रम जब उसको पढ़ा, किसको मारा? किसको पड़ी थी? रुद्धोष्म को। लहलहा के एक लपाड़ा उसको पड़ा, उसका ताप क्या हो गया? बढ़ गया। ताप बढ़ा तो प्रेशर में आ गया, वो दाब भी बढ़ गया, मतलब समदाबी। हमें सिर्फ दिमाग चलाना है। चलो आयतन में क्या हो गया? परिवर्तन। बोलो आयतन में कैसे परिवर्तन? अरे किसी चीज को मारोगे, ताप दाब सब बढ़ गया तो उसका आयतन या तो 2 प्रकार से होगा, या तो वो कांटे में जाके बैठ जाएगा तो छोटा होके बैठेगा, ना होगा छोटा। जब लपड़ा पड़ेगा, कोई बड़ा व्यक्ति उसको मार रहा है तो वो तो चक के क्या हो जाएगा? यार इससे थोड़ा सा दूर रहे यार, ये पता चले दूसरी बार ना ला के मार दे हमको। तो ये कंडीशन। या तो फिर वो तुमसे बड़ा यदि होगा तो वो हाइपर होके आएगा, तो या तो आयतन बढ़ेगा या तो आयतन घटेगा। तो इससे हमें याद रखना है, आयतन बढ़ाना घटाना नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है। तो उसके आयतन में भी होगा, तो क्या याद आ गया? समायतनी। अब बात आई, ये बताओ जब वो मार पड़ गई, ताप भी बढ़ गया, दाब भी हो गया, आयतन भी हो गया, चक्कर भी आने लगे उसको। मार पड़ी तो क्या आने लगे उसको? चक्कर। तो चक्री भी हो गया। अब देखो चक्री जब आएगा तो वो कभी आगे होगा, कभी पीछे होगा, कभी आगे होगा और कभी पीछे होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? उत्क्रमणीय है, कभी आगे भी जा रहा है और कभी पीछे भी जा रहा है। उत्क्रमणीय का साइन देखते हो ना, एक ये और एक ये, कभी आगे जा रहा है तो कभी पीछे जा तो रहा है। अब मैं भी बदला लूंगा, लेकिन शरीर देखा डर के आ गया पीछे, फिर गया वो एक बार।
देखूंगा अगली बार देखूंगा, फिर वो पीछे आ गया। मतलब क्या हुआ, आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है। और आगे पीछे से क्या समझ में आ रहा है? अब बात जब ज्यादा हद के पार हो गई तो उस व्यक्ति ने एक लाला आके फिर दिया, और जब फिर दिया तो वो किस फॉर्म में चला गया? अनुत्क्रमणीय। कहता है अब तू शांति से बैठ जा। अब ये डायरेक्शन सिंगल होता है ना? Yes, sir. एक जब फिर से पड़ा उसको लहला के तो वो क्या हो गया? बिल्कुल शांति से बैठ गया, फिर तो जबकि वो बैठ गया। मतलब फिर अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो कितने प्रक्रम हो गए कुल मिला के? 7। ऊष्मागतिकी प्रक्रम कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। याद कैसे रखें? तरीका हमने समझाया कि पहला क्या हो गया? रुद्धोष्म। मान लेते हैं एक व्यक्ति था रुद्धोष्म, तो रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। क्या हुआ? उसको लहलहा के लपाड़ा पड़ा, मतलब उसके ताप में वृद्धि। तो ताप से क्या याद रखना है? समतापी। ताप में वृद्धि होगी तो प्रेशर में आएगा, तो प्रेशर से क्या याद रखना है? समतापी। ठीक है। और जब ताप दाब हो गया तो आयतन में या तो वो बैठ जाएगा या तो गुस्से में आके थोड़ा शरीर फैलाएगा, तो समायतनी। और जब लपाड़ा पड़ा था, जब फुला तो लिया शरीर, फुलाने के बाद चक्कर से आ गए उसको, तो चक्रीय। चक्री आने के बाद अब वो थोड़ा देर आगे गया, तेरे से बदला लूंगा, फिर पीछे आया, फिर आगे गया। तो मतलब क्या हुआ? उत्क्रमणीय। आगे पीछे हो रहा है, उत्क्रमणीय। फिर उसने लहला के एक लपाड़ा दिया तो वो क्या हो गया? बैठ गया। तो क्या हो गया? अनुक्रमणीय। तो ये ऊष्मागतिकी के क्या हो गए? प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 7 प्रकार। अब हमको इनके बारे में एक एक करके क्या लेनी है? जानकारी लेनी है। ठीक है। इनके बारे में क्या करनी है? एक एक करके जानकारी लेनी है। चलो अब इनके बारे में बात करते हैं। चलो अब एक एक करके इनके बारे में क्या कर लेते हैं? अपन जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात आई किसकी? रुद्धोष्म प्रक्रम की। इसकी बात आई रुद्धोष्म प्रक्रम की। ऐसा प्रक्रम जिसमें न तो ऊष्मा ली जाती है और ना ही ऊष्मा दी जाती है, अर्थात ऊष्मा की मात्रा क्या रहती है? स्थिर रहती है। ना तो ऊष्मा ली जाएगी ना ऊष्मा दी जाएगी। हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमको हमसे कोई मतलब नहीं। ऊष्मा हमें नहीं लेना ना ही देना। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है। जिसमें ऊष्मा की मात्रा क्या हो? स्थिर। ऊष्मा की मात्रा कैसी होती है? स्थिर होती है। अब वो आपको थोड़ा सा इसमें और जोड़ लेना है कि ना तो ऊष्मा ली जाती है और ना ही ऊष्मा दी जाती है। ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा की मात्रा स्थिर होती है, कौन सा प्रक्रम कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद आया क्या? समतापी प्रक्रम। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप क्या रहता है? स्थिर होता है। ताप क्या होता है? स्थिर होता है। क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम। ताप क्या होता है बेटा? स्थिर होता है। ऐसा प्रक्रम जिसका ताप क्या होता है? स्थिर होता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। आ गए किसमें? समदाबी प्रक्रम। जिसमें दाब स्थिर होता है वो समदाबी प्रक्रम। फिर आ गए हम कौन सा? सम आयतनी। मतलब आयतन क्या होगा यहाँ? स्थिर होगा। तो ऐसा प्रक्रम जिसका आयतन स्थिर होगा वो सम आयतनी प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम आयतनी प्रक्रम। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? रुद्धोष्म प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें ना तो ऊष्मा का ऊष्मा का दान प्रदान नहीं होता, ऐसा बोलो, ऊष्मा का दान प्रदान नहीं होता, ना तो ऊष्मा ली जाती है और ना ही ऊष्मा दी जाती है। वो प्रक्रम क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। मतलब ऊष्मा क्या रहती है? स्थिर होती है। दूसरा क्या हुआ? जिसमें ताप क्या हो जाए? ताप स्थिर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो समतापी प्रक्रम। तीसरा क्या है? समदाबी। जिसमें दाब क्या होगा? तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? समदाबी। और चौथा क्या हो जाएगा? सम आयतनी प्रक्रम। इसमें क्या स्थिर होने वाला है? आयतन। अब बात आई किसकी? चक्रीय प्रक्रम की। चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या होगा? कि ऐसा प्रक्रम जो कई छोटे छोटे पदों में हो। क्या हो? कई छोटे छोटे पदों में हो। ऐसे समझ सकते हैं। सपोज मैं इसको यहां बता दे रहा हूं। चक्रीय प्रक्रम
देखो हमको ए से कहाँ जाना है, मान लो बी जाना है। कहाँ जाना है? ए से बी जाना है। तो आप डायरेक्टली रास्ता से भी जा सकते हैं और कई छोटे छोटे रास्ता तोड़ तोड़ के जाएं। जैसे हम ए से पहले यहाँ जाएं, मान लो कहीं डी जा रहे, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, और भी मान लो एस जा रहा है, फिर पी जा रहे हो, फिर पी से कहाँ जा रहे हैं? डी जा रहे हैं। तो आप सीधे सीधे यदि जाओ तो जितनी ऊर्जा आपको ए से बी जाने में एक नॉर्मल वे में लगेगी, वही ऊर्जा आपको किस में लगेगी? इस मार्ग को बदलने में लगेगी। तो ऐसा प्रक्रम क्या बन जाएगा? चक्रीय प्रक्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चक्रीय प्रक्रम। मतलब सीधी बात ये समझ में आ रही है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किस रूप में होता है? चक्रीय रूप में होता है। कैसे रूप में होता है? चक्रीय रूप में होता है। वो प्रक्रम क्या कहलाएगा? चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। और एग्जांपल में और एक तरीका दे रहा हूं आपको। मान लो हमें यहां से कहां जाना है? दिल्ली से कहां जाना है? दिल्ली से मान लो हमको बोल रहे हम एमपी आना है। कहाँ आना है? एमपी आना है। तो देखो दो कंडीशन है, या तो दिल्ली से डायरेक्टली आप कहाँ आ जाओ? यूपी आ जाओ, यूपी से कहाँ आ जाओ? एमपी आ जाओ। ये एक दूसरा तरीका ले सकते हो। मतलब यहाँ से दिल्ली से क्या होते हुए नॉर्मल वे में अपन ने सीधे यूपी वाला रास्ता क्या कर लिया? चयन कर लिया। ठीक है, कौन सा वाला रास्ता चयन कर लिया? यूपी वाला। या तो फिर आप क्या करो, आप हरियाणा वाले रास्ता से घूम के, है ना, कहाँ राजस्थान वाले भाग से जाओ, फिर राजस्थान वाले भाग से गुजरात वाले भाग में आओ, गुजरात वाले भाग से फिर कौन से भाग में आओ? एमपी वाले भाग में आओ। मतलब आप इस तरीके से आओ या इस तरीके से जाओ। हमारा कहने का अर्थ ये है कि जब इस प्रक्रम में चाहे आप इस वे में चलो चाहे आप इस वे में चलो, ऊर्जा एक समान व्यय होती है, एक समान खर्च हो, तो वह प्रक्रम बन जाएगा। कौन सा प्रक्रम? चक्रीय प्रक्रम। मतलब एक सर्कुलेशन में अपन चले। कैसे चले? एक सर्कुलेशन में चले। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या होता है? चक्रीय रूप में क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद क्या, इसमें क्या बोल सकते हैं? जो चक्रीय रूप में हो। किस रूप में हो बेटा? चक्रीय रूप में परिवर्तन। चलो अब आते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। इसके बारे में बात करते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। एक बात ध्यान देना, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, उत्क्रमणीय और कौन से? अनुत्क्रमणीय। तो इसको मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। पहले हम लेते हैं किसको लेते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम। किसकी बात कर रहे हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम। बहुत सिंपल परिभाषा निकालो इसकी कि एक ऐसा प्रक्रम जिसे कई छोटे छोटे पदों में या अनेक छोटे छोटे पदों में संपन्न कराए जाने पर, कई छोटे छोटे पदों पर क्या कराने पर? संपन्न कराए जाने पर उसका परिवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात परिवेश के साथ हमेशा साम्य अवस्था में ही रहता है। कई छोटे छोटे टर्म में करा रहे हैं। कहने का अर्थ यहाँ भी ये है कि सर हमें जाना है ए से कहाँ? बी। कहाँ जाना है? ए से बी। अब रास्ता का चुनाव करना है। आप रास्ता ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, आपके वातावरण पर, आपके परिवेश पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा प्रक्रम आप लिखना, ऐसा प्रक्रम जिसे अनेक छोटे छोटे पदों पर और धीरे धीरे भी बोल लेना, छोटे छोटे पदों पर और कैसे? धीरे धीरे संपन्न कराए जाने पर उसके परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं। परिवेश मतलब वातावरण। हम ये नहीं है कि बहुत तेजी से चले जाएं, हम बहुत तेजी से चले जाएं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सीधी बात क्या निकालना है आपको? ऐसा प्रक्रम जो अनेक छोटे छोटे पदों में और धीरे धीरे हो और जिसका साम्य पर कोई प्रभाव ना हो, अर्थात साम्य के साथ वो कैसा रहे? हमेशा परिवेश के साथ कैसा रहे? साम्य बना के रखे। साम्य का मतलब क्या होता है कि जैसे अभिकारक को काय में बदल रहे हैं हम? उत्पाद में। और उत्पाद को क्या बदल रहे हैं? अभिकारक में। मतलब जिस रास्ते से जा रहे हैं लौटकर हम उस रास्ते में भी आ पाए। तो ये प्रक्रम ही होता है क्या? उत्क्रमणीय प्रक्रम। जो सीधे बात करें
कि जो अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों एक साथ हों, ऐसा प्रक्रम जिसमें जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में साथ साथ चलता है, वो प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या बोलोगे? इसकी दूसरी परिभाषा क्या निकाल सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जो अग्र एवं पश्च दोनों ही दिशाओं में कैसे चलते हैं? साथ साथ चल सके, ऐसा भी बोल सकते हैं, या अग्र एवं पश्चिम दिशा में हो जाए, साथ साथ हो सके या होता है, कुछ भी डाल दो, क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। फॉर एग्जांपल से देखो, मान लो कोई बंदूक की गोली है जिसको हमने निर्वात में चलाया। निर्वात का मतलब जहां पर वायु भी ना हो। देखो हर एक जगह माध्यम होते हैं। माध्यम कैसे वाले? जैसे अभी हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस क्लास में बैठे हुए हैं, इस क्लास में वायु है। यदि इस वायु को अलग कर दें, कुछ भी ना रहे यहाँ, तो बन जाएगा वो क्या? निर्वात। यदि हम निर्वात में किसको चला रहे हैं? निर्वात में देखो इसलिए बोल रहा है हम, इसलिए हम इस बात को रख रहे हैं क्योंकि यदि वायु में चलाएंगे तो वायु उस बंदूक की गोली के मार्ग को क्या करेगा? रोकने का प्रयास करेगा। तो फिलहाल में हम किसकी बात कर रहे हैं? निर्वात की, जहां वायु भी ना हो, कोई उसकी रुकावट ही ना हो। तो वो किसी जैसे चलाई जाएगी बंदूक की गोली, जैसे निकलेगी बंदूक से, तो वो टकराने के बाद, मान लो किसी स्टील की बॉडी या किसी भी स्टील के पात्र से टकराने के बाद वो उसी वे में फिर से क्या आ जाए? वापस आ जाए। उसी वे में क्या आ जाए? वापस आ जाए। मतलब जा भी रही है और साथ ही साथ क्या हो रही है? आ भी रही है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय। क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो क्या बोलेंगे इसके अंतर्गत हम कि ऐसा प्रक्रम जिसमें अग्र एवं पश्च दोनों एक साथ क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। या ऐसा प्रक्रम जो अत्यंत धीरे धीरे और सूक्ष्म पदों में इस प्रकार कराया जाए कि प्रक्रम के प्रत्येक पद में या निकाय में उसकी जो साम्य है, परिवेश के साथ साम्य क्या रहे? बना रहे। ऐसा प्रक्रम जिसे अनेक छोटे छोटे पदों में और धीरे धीरे संपन्न कराने पर वो परिवेश के साथ, वातावरण के साथ साम्य में बना रहे, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। दूसरी कंडीशन भी बताई मैंने कि ऐसा प्रक्रम जो अग्र एवं पश्चिम दोनों ही दिशाओं में संपन्न होता है, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में, वो प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। एग्जाम्पल में अपन क्या रखेंगे? बंदूक से निकलने वाली गोली, बंदूक की गोली को निर्वात में चलाने पर, कहां चलाने पर बेटा? निर्वात में चलाने पर वह किसी वस्तु से टकराकर कहां जाती है? वापस लौट आती है। तो ये प्रक्रम क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। कौन से प्रक्रम की? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की क्या बोलेंगे इसमें? ऐसा प्रक्रम जो केवल एक ही दिशा में क्या हो? संपन्न हो। क्या हो? केवल एक ही दिशा में संपन्न हो। कितना भी बल लगा के हम उसे वापस दूसरी दिशा में ना ला सके, वह प्रक्रम कहलाता है क्या? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। मतलब यहां से केवल वो यदि यहां चला गया तो उसको वापस हम क्या नहीं कर सकते? लौट के यहां नहीं ला सकते, लौटा कर नहीं ला सकते, चाहे आप कितना भी बल क्यों ना लगा लो। तो ऐसा प्रक्रम ही क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। मतलब जिसमें अग्र एवं पश्चिम की कंडीशन नहीं, बल्कि या तो अग्र की दिशा हो या फिर पश्चिम की दिशा होगा, कोई एक दिशा का ही क्या किया जाता है? निर्धारण किया जा सके, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय। आप बिल्कुल सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में? ऐसा प्रक्रम जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है, कितना भी बल लगाया जाए उसे वापस लौटा कर नहीं लाया जा सकता, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने किस किस बातों पर चर्चा की? तंत्र क्या है, तंत्र के प्रकार, तंत्र के गुण, प्रक्रम, ऊष्मागत की प्रक्रम, ऊष्मागत की प्रक्रम के प्रकार और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हमने क्या ले ली? जानकारी ले ली।
आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।